Hello everyone, welcome to MatChem classes. So the notice we all were waiting for is out now. Public notice for joint CSIR UGC NET examination June 2024 is out now. The exam of CSIR NET June 2024 is going to held on 25th, 26th and 27th of June 2024. And the mode of exam, that is the main concern that we all were talking about, whether it will be offline and online. So the mode of exam will be online. Okay, CBT will be the exam mode of CSIR UGC NET. That is actually chemical science, earth, atmospheric, ocean and planetary sciences, life sciences, mathematical sciences and physical sciences. So this is the notice that came just today ऑन 1 मई 2024। चलिए अब जो इसकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको ओपन करके देख लेते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी की सारी डिटेल्स, फीस क्या होने वाली है, एग्जाम पैटर्न, ये सारी चीजें डिस्कस करी गई हैं। ठीक है, तो मेन पार्ट को डिस्कस करते हैं। CSIR UGC नेट जून 2024 का ये आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। ठीक है, और इसमें ये विजन ये सब चीजें ठीक है। इसमें हम लोग आ जाते हैं सीधा अपने मेन पॉइंट्स में। ठीक है, सब ये फुल फॉर्म्स दिया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स एट अ ग्लांस एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पर। तो 1 मई से 21 मई तक आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। ये वही जो मैंने आपको ऊपर बताया, 22 मई और 23 मई को आपका फीस का सबमिशन की डेट होगी। ठीक है, और फीस कितनी होगी तो CSIR UGC नेट जून 2024 के लिए जनरल कैटेगरी की जो फीस होने वाली है वो इस बार थोड़ी सी बढ़ गई है। कितनी है? 1150। ठीक है, ₹1150। एंड इसके बाद जो जनरल EWS का कैटेगरी है और जो OBC की नॉन क्रीमी लेयर है उसमें 600 फीस है, और SC ST PWD एंड थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपीज़ आपकी फ़ीस रहने वाली है। और जो आपकी फ़ीस है भाई वो पेमेंट गेटवे से सबमिट होगी। ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, इंटरनेट बैंकिंग, इन सब चीज़ों से फ़ीस को सबमिट करना है, ऑफलाइन नहीं सबमिट करना है। कुल मिला के मेन बात ये है। ठीक है, अब एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि 25, 26 और 27 मई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, अच्छा ये आपका हो गया करेक्शन के बारे में। जो करेक्शन विंडो है वो 25, 26, 27 मई को आपका करेक्शन है। एग्ज़ाम की सिटी कब पब्लिश होगी तो अभी अनाउंस नहीं किया गया है। एडमिट कार्ड कब अनाउंस होगा ये भी बताया नहीं गया है। मोड ऑफ एग्ज़ाम सबसे इंपॉर्टेंट है, वो CBT ही हो रहा है। पैटर्न एग्ज़ाम का अभी नीचे मैं आपको डिस्कस करके दिखा दूंगा। MCQ होगा, हर सब्जेक्ट का डिटेल में बताया गया है। ड्यूरेशन वही 180 मिनट्स की, 3 आवर्स की। ठीक है, और डेट ऑफ एग्ज़ाम यही जून में 25, 26, 27 जैसा मैंने आपको बताया था उसी तरीके से डेट आई है एग्ज़ाम की। ठीक है, और टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन तो टाइमिंग अभी अनाउंस होगी। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर सब कुछ अनाउंस होगा, ये सब चीज़ें अभी बाद में बताई जाएंगी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं और मेन बातें क्या हैं। तो ऑनलाइन ही फिल करना है फॉर्म को, ये बात हमें बिल्कुल क्लियरली है। सबमिशन कहाँ से करना है, इस वेबसाइट से करना है, ये बात भी क्लियर है। इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब कैंडिडेट एक ही बार सबमिट कर सकता है, एक से बार सबमिट नहीं करना है आपको। ठीक है, मोबाइल नंबर, जीमेल, ये सारी की सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए। जो अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए 3 स्टेप हैं, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फॉर्म फिलिंग होगी, उसके बाद फीस सबमिशन होगा। तो इसको मैं पूरा डिस्कस करके एक वीडियो में खुद फॉर्म को भर के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि हाँ क्या क्या कैसे कैसे करना है, और इम्पोर्टेंट बातें देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैंडिडेट सर्व करिए, ये सब चीज़ें क्या क्या लेके जाना है, ये सब चीज़ें सिंपल हैं। ठीक है, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन हो गया, NTA के बारे में, फेलोशिप के बारे में। हाँ, एलिजिबिलिटी ये जो पहले नोटिस आई हुई थी देखो, वो इस बार फिर से क्लैरिटी के साथ बता दिया गया है कि रिजल्ट 3 कैटेगरी में आएगा। ये नोटिस आई थी ना, तो कैटेगरी 1 वाले जो होंगे वो एक तरीके से एक्चुअल JRF जो पहले होती थी कि वो JRF के लिए भी एलिजिबल होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होंगे, PhD एडमिशन्स के लिए भी एलिजिबल होंगे। और जो कैटेगरी 2 होगी वो एक तरीके से नेट है आपका, एक तरीके से मान सकते हैं नेट क्वालिफाई, जिसमें JRF नहीं मिलती है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, PhD एडमिशन भी हो जाएगा, बस JRF नहीं मिलेगी। और तीसरी कैटेगरी इस बार निकाल दी है सिर्फ PhD एडमिशन के लिए, तो उसमें ना तो JRF मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप PhD में एडमिशन ले सकते हो। उसमें आपको किसी भी तरीके की वो नहीं मिलेगी, स्टाइपेंड नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो JRF
क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर एडमिटेड टू पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन इंटरव्यू एज पर यूजीसी। तो भाई देखो इंटरव्यू होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू नहीं होगा। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं लेकिन इंटरव्यू अभी भी होगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर फिर से उस चीज़ को क्लियर कर दिया गया है कि कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के स्टूडेंट्स जो होंगे उनके जो मार्क्स आए होंगे उनका 70% वेटेज होगा और 30% वेटेज होगा इंटरव्यू में, ठीक है। किसके लिए? पीएचडी एडमिशन अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में कराते हैं अपना तो, ठीक है। और पहला वाला जो कैटेगरी होगी वो तो भाई उसका तो जेआरएफ ही क्वालिफाइड है, तो उसके सिर्फ और सिर्फ उसको इंटरव्यू देना है और वो अपना एडमिशन पीएचडी में डायरेक्टली ले लेगा, ठीक है। इसके बाद एडमिशन टू पीएचडी नेट इज कैंडिडेट इन कैटेगरी 2 विल बी वैलिड फॉर, हाँ ये वैलिडिटी कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 की जो वैलिडिटी होगी, तो देखो पीएचडी एडमिशन के लिए कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 की जो वैलिडिटी होगी वो 1 ईयर होगी। कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ CSIR UGC नेट। तो ये सब बातें भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं, यहाँ पर इन लोगों ने स्टाइपेंड को भी क्लैरिटी के साथ मेंशन कर दिया गया है। तो JRF की जो स्टाइपेंड है वो 37,000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स है। और इन एडिशन एनुअल कंटिजेंट ग्रांट ऑफ ₹20,000 फ्रॉम रिइंबर्स डायरेक्टली टू द फेलो। एनुअल आपको 20,000 रुपीज़ अलग से भी मिलते हैं, ठीक है, फेलोशिप में, और बाकी पर मंथ आपको पहले 2 सालों में 37,000 आपकी JRF रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद ऑन द कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स आपकी जो फेलोशिप होगी वो 42,000 पर मंथ हो जाएगी, ठीक है, 3rd ईयर से, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं कि आपकी JRF आपको क्या मिलता है, स्टाइपेंड क्या मिलता है अगर आप पीएचडी में एनरोल होंगे तो, ठीक है। तो ये हो गया नेट यूजीसी एग्जामिनेशन के बारे में। और देख लेते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर जनरल की बात करें, अनरिजर्व्ड की बात करें, जनरल EWS की बात करें, जिन्होंने एटलीस्ट 55% मार्क्स इन मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज आर एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट। तो ये बात आप ध्यान रखिए, एलिजिबिलिटी आप सब लोग बहुत ध्यान रखते हैं ना कि एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। तो जनरल की, अनरिजर्व्ड की, EWS कैंडिडेट्स की 55% अगर आपके MSc में हैं तभी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है जो कि आपको क्लियर रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें जो आपके OBC हैं, जो नॉन क्रीमी लेयर के हैं, या फिर शेड्यूल कास्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर PWD कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, या थर्ड जेंडर कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग क्या है, उनके लिए 50%, एटलीस्ट 50% इन द मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री जो भी अगर आपने कुछ और करी हुई है तो ये आपका होना चाहिए। ये है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। ये बात आप सब लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो इसमें आप लोग बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं आप सभी लोग, ठीक है। अब बात करते हैं कि जिन लोगों की MSc चल रही है, कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स, वो क्या कर सकते हैं। तो देखिए जरा, who have appeared for their qualifying degree final year examination and whose result is still awaited. Candidates whose qualifying examination have been delayed or may apply for this. However, such candidates will be admitted previously and shall be eligible for the NET. ओनली देखो नेट के लिए सिर्फ क्वालिफाई होंगे, ठीक है, ओनली आफ्टर दे पास दियर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री विथ एटलीस्ट 55% जनरल के लिए, बाकी 50% बाकी कैटेगरी के लिए। सच कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट दियर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री विथ इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट रिक्वायर्ड परसेंटेज मार्क्स फेलिंग टू दे शैल बी टर्मिनेटेड। तो आप जरा ध्यान से समझ लो, क्या ये बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी गई है कि सच कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट दियर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जाम फॉर द 2 ईयर, ठीक है, फ्रॉम द नेट रिजल्ट। तो नेट का रिजल्ट आने के 2 साल के अंदर आपको अपना MSc क्वालिफाई कर देना होता है। इसका मतलब है आप अगर MSc फर्स्ट ईयर में भी हैं या फिर सेकेंड ईयर में हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने MSc फर्स्ट ईयर में होगे तो फर्स्ट ईयर में आप जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके 2 ईयर्स के अंदर तो आपका MSc कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और क्वालिफाई कर दें, एलिजिबल फॉर नेट है, ठीक है, JRF के लिए नहीं है, ठीक है। एज पर आई थिंक यहाँ पे JRF नहीं लिखा हुआ, सिर्फ नेट के लिए क्वालिफाई होंगे, ठीक है। बाकी आप दोबारा दे लेना JRF, ठीक। इसके बाद जरा ध्यान से देखते हैं, हाउ वेर दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर
एडमिशन टू पीएचडी ओनली मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर डिग्री इक्वल्ड विद इन 1 ईयर। तो देखो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्या कि अगर आपने क्वालिफाई किया है सिर्फ पीएचडी ओनली कैटेगरी में, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है आपकी मास्टर्स डिग्री कब कंप्लीट हो जानी चाहिए, 1 साल के अंदर ही कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है पीएचडी एडमिशन के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं अपने रिजल्ट को, तो फिर क्या होगा, आपका फाइनल ईयर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर फर्स्ट ईयर में आप हैं और आपका एडमिशन कैटेगरी पीएचडी ओनली का एडमिशन कैटेगरी में होगा, तो सीधी सी बात है, क्योंकि पीएचडी एडमिशन वाला जो रिजल्ट है वो 1 ईयर ही तक वैलिड है, और आप फर्स्ट ईयर में होगे तो कैसे ही उसका यूज़ कर पाओगे। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है और कुछ अलग नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद कैंडिडेट बिलोंगिंग टू थर्ड जेंडर कैटेगरी आर एलिजिबल टू ड्रॉ द सेम रिलैक्सेशन इन फी एज क्राइटेरिया फॉर नेट एज अवेलेबल। हाँ, तो ये इस बार आई थिंक ऐड किया गया है थर्ड जेंडर के लिए, जो एससी एसटी के लिए जो कैटेगरीज में जितने भी रिलैक्सेशंस हैं वो सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, अब और बात कर लेते हैं। पीएचडी डिग्री होल्डर्स whose master examination have been completed by 1991 shall eligible for the relaxation of 5% marks in। देखो, तो अगर आपने 1991 से पहले आपने अपनी एमएससी कर ली है, ठीक है, तो ये काफ़ी हम लोग सीनियर सिटीजन्स के लिए है। 1991 से पहले अगर आपने एमएससी कंप्लीट कर ली है तो फिर आपको 55% नहीं, आपका 5% आपको मिलेगा रिलैक्सेशन किसमें, एलिजिबिलिटी में। ठीक है, तो ये बात भी आपको क्लियर रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैंडिडेट्स आर नाइदर रिक्वायर्ड टू सेंड एनी सर्टिफिकेट। तो ये सब बातें ठीक है। ठीक है, कैंडिडेट्स विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवार्डेड यूनिवर्सिटीज शैल शुड इन देयर ओन इंटरेस्ट। हाँ, तो वही, अगर और कुछ आपने एमएससी की जगह और कुछ कर रखा है तो एक बार आपको क्लियर कर लेना है कि भाई ये सब सही है कि नहीं सही है, सारी कैटेगरीज के बारे में सब सही से समझ लीजिएगा। अब देखिए जरा ध्यान से, कैंडिडेट्स हैविंग अ पास्ड अ 4 ईयर बैचलर्स डिग्री should have a minimum of 75% aggregate or its equivalent grade in point scale, whether the grading system is followed. A relaxation of 5% is equivalent allowed to belong। तो जरा ध्यान से देखो, अगर किसी ने बीएससी एमएससी कंबाइंड करी हुई है ना, अगर आपने बीएससी एमएससी कंबाइंड करी हुई है तो फिर उस केस में आप बात ध्यान रखिए क्या, कि आपके 75% मार्क्स होने चाहिए देन। ठीक है, और रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इक्विवेलेंट ग्रेड में बी अलाउड टू दोस्त बिलोंगिंग टू एससी एसटी एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, और ये जो पीडब्ल्यूडी हैं स्टूडेंट्स हैं, और इकोनॉमिकली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है वो उनको भी ये 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, एंड अदर कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स एज पर द डिसीजन ऑफ कॉमन, बाकी सब चीज़ें जनरल रहेंगी। ठीक है, कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन नेट बेस्ड ऑन अ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड फॉर एडमिशन टू पीएचडी। ये तो ठीक है, अगर ये वाले स्टूडेंट्स अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो भाई आप एडमिशन पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग नेट बेस्ड ऑन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई जा रही है कि अगर आपने नेट क्वालिफाई किया, ठीक है, देखो जेआरएफ नहीं बोल रहा है, नेट क्वालिफाई किया आपने, ठीक है, बेस्ड ऑन योर 4 डिग्री अंडर ग्रेजुएट, तो अगर आपने 4 साल की बीएससी एमएससी करी हुई है कंबाइंड, तो आप क्या करोगे, जेआरएफ के लिए तो एलिजिबल हो जाओगे अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो फॉर एडमिशन टू पीएचडी। ठीक है, द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग नेट बेस्ड ऑन अ 4 ईयर डिग्री विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आई थिंक यहाँ पर क्लैरिटी के साथ बताया जा रहा है कि आप चाहे नेट क्वालिफाई करें चाहे जेआरएफ क्वालिफाई करें, अगर आपने बीएससी एमएससी 4 साल की करी हुई है देन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, सो इट इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट। कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग 4 ईयर बैचलर्स डिग्री एंड इन दियर लास्ट सेमेस्टर जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए। हाउएवर सच कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड टू प्रीवियसली। हाँ, तो ये सब सारी सिंपल बातें हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट अगली बात के बारे में बात आ जाते हैं, एज लिमिट की बात करते हैं। नॉट मोर देन 30 एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन विच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड जून 2024। तो जेआरएफ के लिए एक बहुत ही बड़ा, देखिए यहाँ ध्यान से, इस बार काफ़ी चेंजेस आए हुए हैं एग्जाम में।
28 ईयर आई थिंक इससे पहले अब जेआरएफ की एज लिमिट थी, अब वो हो गई, क्या कितनी हो गई है, 30 ईयर्स। तो 30 ईयर्स हो जानी चाहिए कब तक, जब एग्जामिनेशन की जो डेट है, जिस दिन एग्जाम हो रहा है उस दिन तक, ठीक है। तो जून को जिस दिन एग्जाम हो रहा है उस दिन की डेट तक आपकी 30 साल तक उम्र नहीं होनी चाहिए, तब आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 5 ईयर्स का क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा, किसको मिलेगा, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स को, एससी एसटी को, पीडब्ल्यूडी को, थर्ड जेंडर कैटेगरी को, एंड 2 वुमेन एप्लीकेंट्स। तो ये भी वुमेन्स को भी अलग से स्पेशल, क्या कहते हैं, ये स्पेशल क्या कहते हैं, इस बार वो दिया गया है एज लिमिट, ठीक है, सबके लिए। तो रिलैक्सेशन विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट विथ रिसर्च एक्सपीरियंस लिमिटेड टू पीरियड स्पेंट ऑन रिसर्च रिलेवेंट सब्जेक्ट ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स। तो भाई अगर आपने कोई भी रिसर्च का एक्सपीरियंस कर रखा है, कहीं पर प्रोजेक्ट कर रखा है ना, तो उससे रिलेटेड भी आपको क्या मिल सकता है, अप टू 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल सकता है जेआरएफ में, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। तो ये सब काफ़ी अच्छे अच्छे इंप्रूवमेंट्स हैं इस बार। ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अप्रोप्रिएट अथॉरिटी विच शुड रिकग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी। तो ये सब बातें हैं कि आपको वहाँ से जाकर पूरा डिग्री लेकर द रिसर्च शुड नॉट the research should not have been carried out towards completion of graduation or post graduation degree. The research should not have been carried out towards completion of, तो जो आपकी ये बीएससी एमएससी है ना, उसके साथ में आपकी रिसर्च नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अलग से अगर है तभी वो कंसीडर करी जाएगी। A relaxation of 5 years is provided to candidates who have served the armed forces to the length of service। तो आर्म फोर्सेस में है तब भी आपको मिल जाएगा, क्या कहते हैं, 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन, ठीक है। चलिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर नो अपर एज लिमिट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और पीएचडी एडमिशन के लिए भी कोई भी एज लिमिट नहीं है, ठीक है। डिक्लेरेशन इन द इवेंट ऑफ एनी इन एलिजिबिलिटी बीइंग डिटेक्टेड बाय सीएसआईआर। तो भाई वही है सारी बातें कि एलिजिबल नहीं होगे तो फिर तो भगा दिए जाओगे। मोड ऑफ एग्जाम जो होगा आपका ऑनलाइन ही होने वाला है, ये बात क्लियर रखिएगा। केमिकल साइंस का एग्जाम किस तरीके से होगा, जो पैटर्न ऑफ एग्जाम की बात कर लेते हैं कि पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या होगा। तो पैटर्न ऑफ जो आपका एग्जाम होने वाला है वो क्या होने वाला है, जैसा होता था अभी तक, ठीक है, कुछ चेंज नहीं है इसमें। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, मैक्सिमम अटेम्प्ट करने के लिए 15 होंगे, सही क्वेश्चन में आपको 5 नंबर मिलेंगे, गलत होने पर आपको 0.5 माइनस हो जाएंगे। पार्ट बी में 40 क्वेश्चन होंगे, 35 अटेम्प्ट करने होंगे 2 ये, ठीक है। पार्ट सी में 60 होंगे, 25 अटेम्प्ट करने होंगे, प्लस मार्क्स 1 माइनस मार्क्स कितना 1, 200 आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने होंगे। टोटल क्वेश्चन 120 होंगे और अटेम्प्ट करने होंगे क्वेश्चन आपको 75, ठीक है। तो वही नेगेटिव मार्किंग जो है वो 25% है, ठीक है। बाकी सबका आप देख सकते हैं यहाँ पर, बाकी सब्जेक्ट के लिए भी वीडियो पॉज करके, अर्थ साइंस के लिए, लाइफ साइंस के लिए भी आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए नेगेटिव मार्किंग क्या क्या है। मैथमेटिकल साइंस के लिए देख लीजिए आप वीडियो पॉज करके कि क्या क्या है, ठीक है। अब फिजिकल साइंस के लिए देख लीजिए कि आपका अब क्या क्या होने वाला है। अब केमिकल साइंस के बारे में कुछ अलग से बात है, उसको सुन लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि केमिकल साइंस में कह रहे हैं द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर अ मैक्सिमम ऑफ 15, 35, 25 ये अगर उससे ज़्यादा आपने गलती से कर दिया तो क्या होगा, इफ़ मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आंसर्ड ओनली फर्स्ट 15। तो पहले जो 15 होंगे, ठीक है, पहले जो 35 होंगे, पहले जो 25 क्वेश्चंस होंगे पार्ट ए पार्ट बी में, उन्हें इवेल्युएट किया जाएगा, बाकी सबको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। बिलो ईच क्वेश्चन इन पार्ट ए पार्ट बी 4 अल्टरनेटिव क्वेश्चन दिए होंगे, वन ऑफ दिस अल्टरनेटिव इज करेक्ट ऑप्शन, वही जो होता है जैसे एमसीक्यू, द कैंडिडेट है टू फाइंड द ईच, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बाकी सब में भी सब कुछ सेम ही है, बाकी बस जितने इतने क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बातें लिख दी गई हैं, ठीक है। पार्ट ए देखो, यहाँ पर ये बात सब क्लियर कर लो, सबके मन में इस समय डाउट रहता है ना। पार्ट ए शुड बी कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट्स, ये सबके मन में डाउट रहता है कि सबके लिए कॉमन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो सबके लिए कॉमन पेपर ही आएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या आने वाला है, जनरल एप्टीट्यूड विथ एम्फेसिस ऑन लॉजिकल रीजनिंग आपको पढ़नी चाहिए, ग्राफिकल एनालिसिस आना चाहिए, एनालिटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आनी चाहिए, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन आना चाहिए, सीरीज फॉर्मेशन आना चाहिए एंड पजल्स आने चाहिए। तो ये तो आपको जनरल एप्टीट्यूड के लिए पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा जो चीज़ें पीवाईक्यू बेसिस पर आपको मिले वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी पार्ट बी जो होगा भाई वो आपका एग्जाम जैसा होता है वैसा ही होगा, ठीक है।
पार्ट बी पार्ट सी में कुछ ऐसा नहीं है। मीडियम ऑफ एग्जाम जो होगा वो बाईलैंग्वेज होगा, ठीक है, तो हिंदी में भी आएगा पेपर एंड इंग्लिश में भी आएगा पेपर। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन द मीडियम एज ऑप्शंस एक्सरसाइज्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर आपने जैसे अगर मान ले इंग्लिश में फॉर्म भरा है कि आप चाहते हैं इंग्लिश में पेपर हो, तो आप इंग्लिश में क्या कहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब आंसर आपको इंग्लिश में ही फिल करने हैं, ठीक है। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन ड्यू टू ट्रांसलेशन द इंग्लिश वर्जन विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। तो इंग्लिश वर्जन में भाई जो लिखा होगा ना वही होगा सही क्वेश्चन। अगर कभी कभी कहीं क्वेश्चन कोई आया हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है जो इंग्लिश में लिखा होगा वही सवाल क्वेश्चन फाइनल माना जाएगा अगर हिंदी में उसमें कुछ ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो बाईलैंग्वेज ही पेपर आने वाला है। आप टिक मारिएगा उन क्वेश्चंस में जो आपने मीडियम भरा है अपने पेपर में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्किंग स्कीम तो हम लोग अभी समझ ही गए हैं। सब्जेक्ट कोड आपका ये सब चीज़ें हैं सब्जेक्ट कोड की, तो ऐसा कुछ आई थिंक इम्पॉर्टेंट नहीं है। सिलेबस ऑफ द टेस्ट की बात करें तो सिलेबस आपका वेबसाइट पर ही दिया रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर इसी वेबसाइट पर डायरेक्टली आप सिलेबस चेक कर सकते हैं। इसके बाद अब आई थिंक ज़्यादा मेन चीज़ें बची नहीं है। फैसिलिटीज़ PWD कैंडिडेट्स के लिए, तो इस PDF को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और फैसिलिटीज़ टू PWD इन एग्ज़ाम सेंटर में ये सब बातें दी हुई हैं, ठीक है। PWD के लिए बात हो गई। और क्या हो गया भाई, रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। तो रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन जो प्रोसेस है इसको मैं पूरा एक अलग वीडियो में फॉर्म फिल करके आपको दिखा दूंगा पूरा, ठीक है। लेकिन इसके लिए आप कमेंट करिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, तभी करूँगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हम लोग पूरा अलग से डिस्कस कर देंगे आपके लिए, ठीक है। इसके बाद और कुछ हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आई थिंक सबसे मेन बातें तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही ली हैं। देख लेते हैं और क्या है। एडमिट कार्ड, इंस्ट्रक्शन, प्रोहिबिटेड मटेरियल, तो ये सब चीज़ें एग्ज़ाम जब आने वाला होगा उस टाइम पे डिस्कस कर लिया जाएगा। बाकी आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स। क्या है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस? एडमिट कार्ड ले जाना है, ये सब बातें, ठीक है। चलो इसमें भी ये सब एग्ज़ाम जब आने वाला होगा उस टाइम पे डिस्कस किया जाएगा। प्रोहिबिटेड मटेरियल क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस। हाँ तो भाई आप चीटिंग करेंगे तो कुटाई कर दी जाएगी आपकी, यही लिखा होगा इसमें, है ना। इसके बाद क्या, प्रोसीजर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट कैसे आएगा, तो रिजल्ट जो आएगा विल बी इसी वेबसाइट पर आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, और वहीं से सब कुछ आपको पता चल जाएगा। पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग द डेट व्हेन द विंडो विल ओपन टू होस्टेड वेबसाइट, सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। आंसर की आएगी, उसका आप चैलेंज भी कर सकते हो, इसी वेबसाइट पर आंसर की आएगी। वेबसाइट पर आपको कुल मिलाकर ध्यान रखना होगा, ठीक है। और यहाँ पर 200 पर क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हो। अगर वो क्वेश्चन सही होता है तो फीस वापस, और अगर सही नहीं होता है तो नॉन रिफंडेबल हो जाएगी, ठीक है। NTA decisions on challenges shall be final and result will be declared on the basis of final answer की। तो पहले मेन आंसर की आएगी प्रोविजनल, देन आएगी फाइनल आंसर की, ठीक है। प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, द नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स वेदर रिक्वायर्ड शैल बी एप्लीकेबल एज सब्जेक्ट, तो ये सब बातें ठीक है, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ अलग नहीं है। परसेंटाइल एंड नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन, हाँ नॉर्मलाइजेशन देख लेते हैं। मल्टी शिफ्ट पेपर होंगे। रॉ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट्स इन डिफरेंट शिफ्ट विल बी कन्वर्टेड टू NTA परसेंटाइल। द डिटेल्ड प्रोसीजर ऑफ बीइंग, इसमें कुछ ऐसा हम लोग इसमें ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जाम अगर 2 शिफ्ट में होता है, इफ़ द 40% मार्क्स करस्पॉन्ड टू द परसेंटाइल स्कोर ऑफ 78 इन शिफ्ट 1 and 79 in shift 2, then those equal to the above 78 percentile in both shift will be eligible for the general category. Similar method will be adopted for the categories to determine the eligibility cutoffs. In case of examination is held in more number of shift, the same principle। देखो ऐसा तो अपने में वैसे होगा नहीं, ठीक है, अपना तो एक ही उस बार में हो जाएगा, एक ही शिफ्ट में एग्जाम, ठीक है, एक ही पेपर आएगा अपना, ठीक है, 1 पेपर आएगा और एक ही शिफ्ट में अपना पेपर हो जाएगा केमिकल साइंस का और मैक्सिमम सारे सब्जेक्ट्स का। तो यहाँ पर अपने में नॉर्मलाइजेशन का इतना ज़्यादा सीन रहता नहीं है, ठीक है। इसके बाद जनरल मिसलिनियस प्रोविजंस, तो CBT में एग्ज़ाम होने वाला है। नोटिस क्या है वेबसाइट में सब पता चल जाएगा आपको, ऐसा आई थिंक अब कुछ नहीं। नॉन क्लोजर डिसएग्रीमेंट, ठीक है। कॉमन सर्विसेज, ये सब बातें हो गई। अब आई थिंक कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, फिर भी देख लेते हैं।
क्वेरी ठीक है, ये सब हटाओ। और कुछ है? पेमेंट फ़ी प्रोसीजर, तो ये सब तो ठीक ही है, इसमें तो क्या ही है, अलग बात है, ये सब बातें हमको पता हैं। हेल्प डेस्क के ये नंबर हैं भाई, ये आप नोट कर लीजिएगा, हेल्प डेस्क के नंबर, ठीक है। CSIR ले के लिए हमें हेल्प डेस्क में बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती हैं, आप बहुत सारे मैसेज कमेंट करने वाले हो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, तो हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन के ये नंबर नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। जब भी कोई प्रॉब्लम हुआ करे इसमें कॉल कर करके मैसेज कर दिया करना, ठीक है। पेमेंट फंस जाएगी तो क्या होगा, ठीक है। ज्वाइंट UTC किन किन सब्जेक्ट्स के लिए होने वाला है, ठीक है, ठीक है। सिटीज़, तो इसके बाद आई थिंक ऐसा कुछ अब खास हमारे पास नहीं बचा हुआ है, ठीक है। अब इसके साथ अब भर भर के और सब फॉर्म के बारे में बताया जाएगा, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो ये फॉर्म से रिलेटेड फॉर्म फिलिंग बचा हुआ है अपना, तो हम लोग फॉर्म फिलिंग वाला काम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अब आपको क्या करना है, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने भी नहीं बचे हुए हैं, ठीक है। 65 डेज, 60 डेज ही बचे हुए हैं, ये सॉरी 65 डेज क्यों, 25 उधर हैं और 30 इधर हैं, तो 50 डेज ही बचे हुए हैं एक तरीके से आपके पास, ठीक है। तो 50 डेज बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, बिल्कुल जी जान लगाकर तैयारी में जुट जाइए। और अगर आप CSIR नेट केमिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो मैट कैम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले 50 दिनों में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल क्वेश्चंस आने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल पर, और बहुत ही सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे। तो आई थिंक सारी चीज़ें हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उसको भी डिस्कस कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अगर एंड तक आपने ये वीडियो देखी तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस आपका धर्म पूरा हो जाएगा। बाय बाय।